शुरू करूं? हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एंशिएंट इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उससे कई बार प्रीलिम्स में और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह में। तो आज हम उस टॉपिक को लेके चलते हैं, द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण टॉपिक है, एंशिएंट इंडिया का है और जो है इसको इंग्लिश में सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन, आप जानते होंगे कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है हड़प्पा कल्चर में, हड़प्पा कल्चर को जो माना जाता है, जो पहला नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है हुआ था और पहला फर्स्ट अर्बनाइजेशन उसको माना जाता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व 600 बीसी, ठीक है, बीसी में हुआ। दूसरी बात है क्या, फिर कहिएगा तीसरा नगरीकरण, थर्ड नगरीकरण, तो 9वीं 10वीं सदी से तीसरा नगरीकरण शुरू हुआ। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन एक ह्यूज गैप है फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकेंड अर्बनाइजेशन में। एक हड़प्पा कल्चर जिसका जो है मतलब पीरियड जो है 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक है, ठीक है। और उसके बाद 1750 बीसी के बाद मतलब ह्यूज गैप के बाद मतलब जो है आप उसके बाद वैदिक पीरियड आते हैं। वैदिक पीरियड में आप देखेंगे नगरीकरण नहीं है, जो भी है मतलब एक का मतलब जो है छोटे मोटे नगर टाइप के हैं, जैसे कौशाम्बी वगैरह हैं या हस्तिनापुर वगैरह हैं, ठीक है, जो अभी तक आर्कियोलॉजिकल मतलब मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे उसको मतलब वैदिक काल में हम नगरीकरण नहीं देख पाते हैं एविडेंस के आधार पे। अब जो है मतलब ऐसे तो साहित्य में है ही वर्णन जो बड़े बड़े नगर थे, बट आर्कियोलॉजिकल से जब हम मिलाते हैं उसको तो उसमें नगरीकरण हमें नहीं दिखता है। छोटे मोटे नगर जो हैं मतलब कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वो छोटे छोटे नगर जो हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है तो इसका क्या क्या मतलब, ये एक तो ह्यूज गैप है हड़प्पा कल्चर के बाद जो है मतलब एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जो है अर्बनाइजेशन होता है इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में। तो हम जो देखेंगे कि सेकेंड अर्बनाइजेशन है उसका जो है क्या मतलब क्या कारण है कि जो 6 बीसी में जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उसका क्या क्या रीजन है, हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो पहला रीजन जो है, फर्स्ट रीजन जो है हम देखेंगे, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। तो पहला जो कारण है आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सरप्लस। आप देखेंगे कि वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड के कालखंड में हम जब खास करके वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं और उसको ऋग्वैदिक इरा और लेटर वैदिक इरा में जो है मतलब हम मतलब डिवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक इरा में एज में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री जो है मतलब मुख्य पेशा था और कृषि जो है सेकेंडरी पेशा। प्राइमरी जो था एनिमल हस्बेंड्री था और जो सेकेंडरी था वो जो है कृषि था, एग्रीकल्चर था। बट उत्तर वैदिक में जो है कृषि जो है मुख्य पेशा हो गए, ठीक है, और पशुपालन जो हो गया, एनिमल हस्बेंड्री जो हो गया सेकेंडरी हो गए। बट उत्तर वैदिक में कृषि मुख्य पेशा होने के बावजूद भी वहाँ जो है मतलब आप कृषि सरप्लस नहीं हो पाता था, मतलब ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। मतलब प्रोडक्शन उतना ही हो पाता था जितना से हम मतलब जीवन यापन कर सकते थे, मतलब निर्वाह कृषि की बात थी। जैसे कि हम अभी आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि
मतलब 80% किसान जो है मतलब निर्वाह कृषि मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं उतना मतलब अपना कंज्यूम कर जाते हैं। तो उस ढंग से निर्वाह कृषि ही थी, मतलब अधिशेष नहीं हो पाता था, मतलब सरप्लस नहीं हो पाता था। तो इसलिए जो है अब देखिए, अच्छा 6 उत्तर वैदिक काल में ऐसा कहा जाता है कि लोहे का उपयोग हुआ। तो लोहे का उपयोग तो हुआ, लेकिन बहुत इतिहासकार कहते हैं कि कृषि में उसका उपयोग हुआ, बट नहीं, लोहे का उपयोग जो हुआ वो कृषि में ना होकर युद्धास्त्र के रूप में, अस्त्र शस्त्र के रूप में लोहे का उपयोग हुआ। तो हम देखेंगे 6 BC से जो है कृषि में जो है मतलब लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ, और लोहा जो है तांबा और कांसा की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत था और ज़्यादा उससे बढ़िया जुताई हो पाती थी। ठीक है, हालांकि इतिहासकार में इस बात को भी लेकर डिबेट है कि यह जो मतलब लोहे की अपेक्षा जो है तांबे और कांसे के जो औजार थे उससे जो है मतलब उसी को जो है मतलब ज़्यादा यूज करने लगे थे पहले की अपेक्षा, और उसी से जुताई होती थी। लेकिन लोहे के औजार को भी मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि लोहे का प्रयोग भी हुआ था। अच्छा, एक तो कृषि सरप्लस है, तो फर्स्ट रीजन जो है कृषि सरप्लस। कृषि अधिशेष पहला रीजन आप बनाइए। ये द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन में भी देखेंगे, हड़प्पा कल्चर में भी था, कृषि अधिशेष सरप्लस था। ठीक है, तो कृषि अधिशेष बहुत सारे फसलों का उत्पादन होने लगा। पहले सिर्फ गेहूं का, जौ का होता था, अब जो है बहुत सारे गेहूं के भी कई प्रकार होने लगे, चावल के भी कई प्रकार जो है मतलब उत्पादन होने लगे, और चना, सरसों वगैरह सारा चीज़ मतलब जो है पहले से की अपेक्षा ज़्यादा कृषि अधिशेष, कृषि सरप्लस होने लगा, एग्रीकल्चर सरप्लस। ठीक है, तो पहला जो है, तो हम एक चीज़ आप जानिए कि जब कृषि सरप्लस होगा कि सपोज मतलब मान के चलते हैं हम जो है कि 10 आदमी अगर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उतना ही उत्पादन कर पा रहे हैं कि 10 आदमी खा ले। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जो है क्या होने लगा कि 2 आदमी या 5 आदमी मिलके जो है 10 आदमी का प्रोडक्शन कर ले रहा। तो 5 आदमी तो बचा, 5 आदमी दूसरे काम में लगेगा, शिल्प में लगेगा, व्यापार में लगेगा, वाणिज्य में लगेगा, कुछ में। ठीक है, तो अब मतलब जो है दूसरे कार्य में लगेगा। तो इस ढंग से जो है कृषि अधिशेष होने से क्या हुआ, जो बचे हुए लोग थे वो दूसरे कार्यों में लगे, जैसे कि शिल्प में। ठीक है, वो भी हम आगे बताएंगे क्या क्या। तो ये कृषि अधिशेष जो है नगरीकरण का मेन जो है ये मुख्य रीजन है। ठीक है, और भी रीजन है। आप देखेंगे कि 6ठी सदी ईस्वी में कि बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। सेकेंड, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े महाजनपद जिसको कहते हैं। पहले जनपद थे, पहले जन था वैदिक काल में, फिर जन से जनपद हुआ, और जनपद से फिर महाजनपद हो गया, बड़े बड़े राज्य। अवंती देख रहे हैं, ठीक है, काशी देख रहे हैं, मगध देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हम बड़े बड़े राज्य देख रहे हैं, और इनके जो राजा थे काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। राजा भी, जो इनके जो शासक थे, राजा भी महत्वाकांक्षी था, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी, एम्बिशस था राजा, महत्वाकांक्षी था। अब जैसे कि हम बिंबिसार देखते हैं, बाद में देखते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म, उधर अवंती में देखते हैं प्रद्योत देखते हैं। ठीक है, प्रसेनजीत देखते हैं। तो ये सारे जो राजा हैं महत्वाकांक्षी हैं, और ये जो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो है, और इन्होंने जो है राजधानियों के रूप में नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, तो नगरों की स्थापना की थी राजधानी के रूप में, और बाद में जाके वही जो नगर बने थे वो वहाँ भी और भी जो है व्यापार वाणिज्य भी डेवलप हो गया, मतलब सांस्कृतिक रूप से भी वो मतलब महत्वपूर्ण होने लगे, शिल्प व्यवसाय भी। तो इस तरह से जो है बड़े बड़े राज्य जो है राजधानियों के रूप में, बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ राजधानियों के रूप में। तो ये था दूसरा। तीसरा आप देखेंगे, ठीक है, तो राजा महत्वाकांक्षी हैं। तीसरा आप देखेंगे कि जो नए नए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम देखते हैं कि नए धर्मों का उदय हुआ। अब कहिएगा धर्म कैसे भाई अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देगा, तो ये भी बताते हैं, क्योंकि नए धर्मों का उदय
खास करके बौद्ध और जैन, बौद्ध, इसका तुलना थोड़ा सा यूरोप से करेंगे, बौद्ध जैन। अब देखेंगे बौद्ध जैन, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म जो क्या था वो जो है मुनाफाखोरी पे, सूदखोरी पे, मतलब इसको अच्छा नहीं मानता था धर्म के अनुसार, जो मतलब इसको मतलब कहता था कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म क्या कहता था, मुनाफा कमाओ, सूदखोरी करो, नगरीकरण को बढ़ावा देता था। वैदिक धर्म कहता था कि नगर में रहने वाले जो हैं मतलब विशेष पर्सन है, मतलब अच्छे नहीं है, पापी हैं, ठीक है। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म जो है इस चीज़ को बढ़ावा दिया, नगरीकरण को, वो नगर में बसने को, मतलब, और उनका देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म का ज़्यादा जो मतलब हुआ था, मतलब विस्तार हुआ था नगरों में ही हुआ था, न कि विलेज में हुआ था, रूरल एरिया में हुआ था। नगरों में ही बौद्ध और जैन धर्म का विस्तार हुआ था। तो इन्होंने एक तरह से नगरीकरण को, जैसे कि मौद्रीकरण, मौद्रीकरण को बौद्ध और जैन धर्म ने क्या किया, मुनाफाखोरी, मुनाफा, सूद मतलब ब्याज, नगरीकरण, नगर में रहने को जायज ठहराया, ठीक है, नगरीकरण। अधिकतर आप देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म का जो मतलब होता था, प्रचार प्रसार होता था नगरों में ही होता था। तो इस तरह से नगरीकरण को बढ़ावा दिया, मुनाफा को दिया, व्यापार वाणिज्य को भी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य भी वैदिक धर्म कहता था व्यापार वाणिज्य भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म क्या किया, व्यापार वाणिज्य को भी कहा कि नहीं, ये होना चाहिए, व्यापार वाणिज्य भी। तो इस तरह से इन्होंने जो है एक तरह से जो नगरीकरण को बढ़ावा दिया। अब देखेंगे कि यूरोप में जो है, आप देखेंगे 15वीं-16वीं सदी में जो है प्रोटेस्टेंट धर्म का जो मतलब हुआ था, ठीक है, कैथोलिक से, आप देखेंगे एक तरह से आप मतलब जो है तुलना करके देखेंगे। यूरोप में भी कैथोलिक क्या कहता था, सूद लेना पाप है, मुनाफा पाप है, व्यापार वाणिज्य पाप है। लेकिन प्रोटेस्टेंट क्या कहता था, नहीं, सूद लो, मुनाफा कमाओ, मौद्रीकरण, ठीक है। तो ये तो एक तरह से आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो वही चीज़ 16वीं सदी में जाके यूरोप में घटित हुई, जो हमारे 600 BC में इंडिया में हुई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से बौद्ध और जैन धर्म ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। दूसरी बात है, अब देखिए व्यापार वाणिज्य भी हुआ, व्यापार वाणिज्य भी पहले की तुलना में बढ़ा। बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार, जैसे हड़प्पा सभ्यता के समय भी था, बाह्य व्यापार भी था, आंतरिक व्यापार भी था। तो इस समय भी आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में जब सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज मतलब अपने चरमोत्कर्ष पे है, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर फेज में सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य से हमारा व्यवसाय जो है, व्यापार जो है, बहुत हम मुनाफा कमाते थे। वहाँ से सोना चांदी आता था और हम यहाँ से जो है काली मिर्च वगैरह या जो भी है ये सामान देते थे, मसाले वगैरह। तो आप देखेंगे एक रोमन फिलोसफर है प्लिनी, उसने कहा था, रोमन संसद में कहा था कि जो हमको जो है आर्थिक मतलब भारत से व्यापार के साथ साथ जो है भारत के व्यापार जो करते हैं हम, प्लिनी ने कहा था रोमन संसद में कि हम जो भारत के साथ व्यापार करते हैं आर्थिक हानि तो होती ही है, उसके साथ नैतिक हानि भी होती है। नैतिक हानि क्या होती है, तो यहाँ के जो कपड़े बनते थे इतने मतलब पतले होते थे कि कहा जाता था कि उसको आप एक रिंग में, एक अंगूठी में पूरे कपड़े के, पूरे शरीर के कपड़े को आप मतलब उसको मतलब रख सकते हैं अंगूठी में, इतने पतले होते थे। तो मतलब जो है मतलब वो उसका कहना था, और उसने आंसू भी बहाया क्या, जो हमारे आर्थिक के साथ साथ नैतिक हानि भी हो रही है। तो व्यापार वाणिज्य बहुत बढ़ गए थे। और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक जगह है अरिकामेडू, और अरिकामेडू में
जो है बहुत सारे मतलब रोमन साम्राज्य के बहुत सारे बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है, सोने चांदी मिले हैं। तो रोमन व्यापार से हमको बहुत जो है फायदा था। तो व्यापार वाणिज्य काफी हद तक बढ़ गया था। उसके बाद देखिए आप शिल्प, ठीक है, वैदिक काल में हम शिल्प जो है बहुत कम शिल्प थे, मतलब 10 या 12 के करीब थे। लेकिन बौद्ध काल आते आते 36 शिल्प हो गए, रथकारी, बढ़ईगिरी, कुंभगिरी, मतलब जो है बहुत सारे जो है शिल्प हो गए। तो इससे शिल्प क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था क्या था? एक व्यापारियों का एक समूह होता था जो किसी खास व्यवसाय को करता था। श्रेणी व्यवस्था में क्या करता था? शिल्पों का उदय, कई सारे शिल्प हो गए। अब जो है श्रेणी व्यवस्था तो श्रेणी व्यवस्था क्या थी? श्रेणी व्यवस्था व्यापारियों का एक समूह था जो किसी खास, अब जैसे कि आटे का व्यापार कर रहा है कोई श्रेणी, कोई समूह, ठीक है, तो वो सिर्फ आटे का ही व्यवसाय करेगा, ठीक है। अगर कोई सोने चांदी का कर रहा है तो सोने चांदी का ही करेगा। और श्रेणियों का एक मतलब मौर्योत्तर काल में श्रेणी व्यवस्था का जो है स्वर्णकाल, मौर्योत्तर काल को कहा जाता है, श्रेणी व्यवस्था का स्वर्णकाल कहा जाता है। उस समय श्रेणियों को मतलब अपना झंडा लगाने का, अपना मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो श्रेणी व्यवस्था, शिल्पों का उदय जो है नगरीकरण में सहायक था। उसके बाद आप देखेंगे ये छठा, उसके बाद मौद्रीकरण। आप देखेंगे कि पहली बार हम पंचमार्ग सिक्के की चर्चा सुनते हैं। उसके बाद मौर्य काल आते आते बहुत सारे सिक्के होते हैं, ठीक है, काकनी, अर्धकाकनी, ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में कई सारे राजवंश, सातवाहन ने तो शीशे के सिक्के चला दिए थे, सातवाहन ने, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब जो, तो मौद्रीकरण से क्या होता है? मौद्रीकरण से भी अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। मौद्रीकरण मतलब मास लेवल पे हुआ था। मौर्योत्तर शासक, कुषाण शासक ने भी चलाया था, कई सारे सोने के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। उसके बाद सातवाहनों ने भी चलाए थे, और भी कई वंश थे जो उन्होंने मुद्रा अपना जारी किया था। उसके बाद देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि ने भी जो है, जनसंख्या में वृद्धि ने भी जो है एक तरह से नगरीकरण को बढ़ावा दिया। अब कहिएगा कैसे? तो जनसंख्या में वृद्धि जो है, अब जैसे ज्यादा जनसंख्या है तो जो कृषि कार्य से बच गए हैं वो दूसरे काम में लगेंगे, तो उससे क्या होगा? मौद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और क्या कहते हैं, नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह से जो है मतलब नगरीकरण जो है तेज गति से होगा। आप देखेंगे कि जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था, आप एक तुलनात्मक रूप से देखिए कि जब ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ था उसमें एक कारण जो था जनसंख्या में वृद्धि भी था, ठीक है। तो आप इस चीज को मतलब कंपैरेटिवली देखिए, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि जो है नगरीकरण को एक तरह से बढ़ावा देता है, ठीक है, पुश करता है उसको। तो इस तरह से देखेंगे कि आप नगरीकरण में जो है कृषि अधिशेष है, नए धर्मों का उदय है, मौद्रीकरण है, तो जनसंख्या में वृद्धि है, शिल्पों का उदय, श्रेणी व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य, बहुत सारे चीजें हैं जो नगरीकरण को, राजाओं की महत्वाकांक्षा, बड़े बड़े राज्यों का उदय, तो बहुत सारे चीजें हैं जो नगरीकरण को, सेकेंड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिए। और जो है मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो है चरमोत्कर्ष है मौर्योत्तर काल में, ठीक है। बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे व्यापार वाणिज्य मतलब रोमन साम्राज्य से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, रेशम मार्ग भी है, ठीक है। तो सारा चीज जो आप देखेंगे तो इसने नगरीकरण को एक तरह से बहुत मतलब जो है मतलब पुश किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये नगरी। अब उसके बाद जो है जब गुप्ता पीरियड आया तो फिर उसका जो है डाउनफॉल होना शुरू हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन का, ठीक है, गुप्ता पीरियड से। उसके बाद फिर तीसरा अर्बनाइजेशन, थर्ड अर्बनाइजेशन जो होता है 9वीं 10वीं सदी से, खास करके तुर्क आक्रमण से भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे सेकेंड अर्बनाइजेशन के, ठीक है।